एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया 1498 में वास्को डी गामा एक डायरेक्ट सी रूट को खोजते हुए इंडिया पहुंचा और माना जाता है कि यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि इंडिया कॉलोनाइज हुआ। लेकिन यूरोपियंस लैंड रूट को यूज करते भी तो इंडिया आ सकते थे, या तो वो मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके रेड सी को पार करके भी अरेबियन सी होते हुए भी इंडिया आ सकते थे। और ये दोनों रूट्स उस रूट से शॉर्ट हैं जिन्हें 1498 में वास्को डी गामा ने खोजा था। तो उन्हें अफ्रीका के नीचे से घूम के आने की जरूरत क्यों पड़ी? कहा जाता है कि सिविलाइजेशन में जब ट्रेड की शुरुआत हो गई थी तब से यूरोपियन मार्केट्स में इंडियन गुड्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती थी। ये लोग इंडिया से प्रीशियस स्टोन्स, स्पाइसेस, सिल्क और कैलिसोज खरीदा करते थे। कैलिसोज एक नेचुरल कॉटन फैब्रिक है और ये ट्रेड यूरोप और इंडिया दोनों के लिए ही बेनिफिशियल था। अब 15th सेंचुरी में यूरोपियन इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसके लिए उन्होंने वहाँ से बहुत सारे फॉरेस्ट को कट करके वहाँ भी कल्टीवेशन शुरू कर दिया था। इसके अलावा उनके पास अब खेती करने के पहले से बेहतर तरीके आ चुके थे और कई सारी साइंटिफिक टेक्निक्स भी आ गई थी, जैसे क्रॉप रोटेशन और साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप से एनिमल्स को भी फायदा होता है और मीट की सप्लाई भी इस वजह से बढ़ती है। और मीट को कुक और प्रिजर्व करने के लिए दोनों चीज़ों के लिए स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए 15th सेंचुरी के यूरोप को पहले से ज़्यादा मसालों की ज़रूरत थी और ये मसाले अवेलेबल थे इंडिया में। और 1450s तक इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए यूरोपियंस जनरली दो ट्रेड रूट का इस्तेमाल करते थे और ये दोनों ही ट्रेड रूट मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्टेड थे। पहले रूट को आप लैंड रूट कह सकते हैं। ये पास होता था इराक, ईरान और अफगानिस्तान से, और दूसरा रूट पास होता था इजिप्ट, उसके बाद रेड सी और अरेबियन सी से। लेकिन टर्की वाले रीजन में ऑटोमन टर्क्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने लगे थे और 1500 आते आते ये दोनों ट्रेड रूट ऑटोमन टर्क्स के कंट्रोल में आ चुके थे और ऑटोमन टर्क्स और यूरोपियन एनिमीज थे। तो इस वजह से 1450s के बाद यूरोप और इंडिया के बीच ट्रेड रूट्स कट हो गए थे। तो इस वजह से एक डायरेक्ट सी रूट की जरूरत पड़ी जिसकी मदद से यूरोपियंस इंडिया तक पहुंच सके। मतलब अब अगर यूरोपियंस को अफ्रीका तक पहुंचने के लिए अफ्रीका कंटिनेंट के नीचे से होकर जाना होगा। उस समय के हिसाब से ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि उस टाइम जीपीएस फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी जैसे कि आज है। नेविगेशन, एस्ट्रोलोप और कंपास का यूज़ किया जाता था और अफ्रीका का साउदर्न पॉइंट कहाँ पर है ये भी नहीं पता होता था। ये जो मिशन था जिसमें इंडिया से यूरोप तक डायरेक्ट सी रूट को खोजने के लिए यूरोप के दो देश लीड कर रहे थे। ये दो देश थे पोर्चुगल एंड स्पेन, क्योंकि उस समय ये दोनों देश यूरोप के नेवल एक्सपीडिशंस में ये दोनों देश यूरोप के बाकी सभी देशों से ज़्यादा वेल इक्विप्ड माने जाते थे। पोर्चुगल के प्रिंस हेनरी, जिन्हें द नेविगेटर भी कहा जाता है, वो हमेशा कोशिश में लगे रहते थे कि यूरोप से इंडिया जाने के लिए कौन सा तरीका ढूंढा जाए। इसलिए उन्होंने सेलर्स की साइंटिफिक ट्रेनिंग के लिए मॉडर्न साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन को भी एस्टेब्लिश किया था। इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च के पोप निकोलस V5 ने 1453 में प्रिंस हेनरी को पापल बुल ग्रांट कर दिया था कि वो जैसे चाहे वैसे इंडिया तक सी रूट खोजने की कोशिश कर सकते हैं। प्रिंस हेनरी के जीते जी उनकी सारी कोशिशों के बाद भी उनका कोई भी नेविगेटर इवन इक्वेटर तक भी नहीं पहुंच पाया। ये पापल बुल एक तरह का डिक्री या ऑर्डर था जिसने प्रिंस हेनरी को ये राइट दिया गया था। इक्वेटर को भी वो पहली बार क्रॉस कर पाए अफोंसो 5 के दौरान, जब 1471 में एक पोर्तुगीज नेविगेटर ने फाइनली इक्वेटर को क्रॉस किया। इसके बाद जॉन 2, जिन्होंने 1481 से लेकर 1495 तक रूल किया था, उन्होंने ये जिम्मेदारी एक पोर्तुगीज नेविगेटर बार्थोलोम्यू डियाज को दी थी कि वो एटलीस्ट अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट के साउथ में जाकर देखें और कोशिश करें अफ्रीका के साउदर्न टिप को सर्कमवेंट करने की, यानी अफ्रीका के नीचे से जाकर घूम के ट्राई करने की। और पोर्तुगीज नेविगेटर बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 में केप ऑफ गुड होप की खोज की। अब हम देखते हैं स्पेन इसी दौरान कहाँ तक पहुंचा था। यहाँ हम देखते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस को, जो कि एक जीनियोइज यानी इटालियन नेविगेटर थे। स्पेन की स्पॉन्सरशिप पर क्रिस्टोफर कोलंबस ने वेस्ट की तरफ नेविगेट करना स्टार्ट किया।
लेकिन वो इंडिया पहुंचने की जगह वो पहुंच गया अमेरिका, और इस तरह अमेरिका की खोज हुई 1492 में। अमेरिका के डिस्कवर होने के बाद पोर्चुगीज और स्पेन में डिस्प्यूट होने लग गए कि अब इंडिया को खोजा जाएगा तो उस पे किसकी मोनोपोली होगी। इसको लेकर 1494 में ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास हुई, जिसमें केप वर्डे आइलैंड से 1300 माइल्स वेस्ट में एक इमेजिनरी लाइन खींची गई। केप वर्डे आइलैंड को उस टाइम वर्ल्ड का वेस्ट मोस्ट पॉइंट माना जाता था, लेकिन अमेरिका के फाउंड हो जाने के बाद पता चल गया था कि इसके आगे भी दुनिया है, जिसे न्यू वर्ल्ड कहा जा रहा था। ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास में ये कहा गया कि जो भी न्यू वर्ल्ड होगा वहां ट्रेड मोनोपोली स्पेन की होगी और बाकी जगह ट्रेड मोनोपोली होगी पोर्चुगल की। मतलब यूरोप से इंडिया तक रूट ढूंढने की मोनोपोली पोर्चुगीज के हिस्से में आ गई। किंग मैनुअल फर्स्ट ने 1947 में यूरोप से इंडिया तक एक डायरेक्ट सी रूट को डिस्कवर करने की जिम्मेदारी दी पोर्चुगीज नेविगेटर वास्को डिगामा को। और वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप को सर्कमवेंट करके ये पहुंचे मोजाम्बिक। मोजाम्बिक एक फ्लरिशिंग अफ्रीकन हार्बर था, जहां पर इन्हें कई सारी इंडिया से आई हुई एंकर्ड शिप मिल गई। और फिर वास्को डिगामा ने इसी तरह के इंडियन सेलर अब्दुल माजिद को वास्को डिगामा ने हायर कर लिया, और इसके बाद बहुत आसानी से मोजाम्बिक से सेल करते हुए वास्को डिगामा कालीकट पहुंचे। कालीकट केरला में है और आज के टाइम पे हम इसको कोझिकोड के नाम से जानते हैं। तो इस तरह सी रूट से इंडिया की डिस्कवरी हुई यूरोप से बाय वास्को डिगामा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।